नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। हैरत इलाहाबादी का एक बड़ा मशहूर शेर है जिसका मिसरा तो अक्सर लोगों को याद है, लेकिन पूरा शेर शायद याद ना हो। वो कहते हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। जिंदगी की जो अनिश्चितता है उसके बारे में एक बात सभी लोग बड़े निश्चित तौर पर कहते हैं कि जिंदगी जैसी भी हो लेकिन मौत हमेशा निश्चित रहती है। लेकिन जब जन्म होता है तो मौत होती है, ये भी सब जानते हैं। लेकिन माँ और शिशु के संदर्भ में अगर इस बात को समझना चाहें तो आंकड़ों से जो तस्वीर सामने आती है वो माथे पर चिंता डालती है। चिंता की लकीरें इतनी स्पष्ट हैं कि आज अगर हम उनके बारे में सोचें तो कभी कभी हैरानी इस बात को लेकर भी होती है कि हमारी जानकारी और जागरूकता का स्तर सचमुच उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए ताकि माँ और बच्चे का जीवन सुरक्षित हो सके। जन्मदिन जो हर घर में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, इंतजार रहता है पूरे वर्ष कि जन्मदिन होगा, उपहार, दावत और क्या क्या। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इस देश में जब किसी बच्चे का जन्म होता है, पूरे अगर आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो देश में 5 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों की मृत्यु होती है उनमें से 20% से भी ज्यादा, लगभग 3 लाख का ये आंकड़ा है, जो जन्म के पहले ही दिन इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। और 7.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो 1 महीने की आयु पूरी करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। आंकड़े ऐसे हैं और उससे ऊपर और ज्यादा जरूरी बात यह है कि कारण बहुत से ऐसे हैं जिन्हें टाला जा सकता है। यही बात मां के स्वास्थ्य पर और मां के जीवन पर भी लागू होती है। प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद हुई जटिलताओं से मां का जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। आज बहुत विस्तार से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम उन कारणों को समझें और जानें जिनसे सुरक्षित हो सके मां और बच्चे का जीवन, क्योंकि देर होते हुए बहुत देर नहीं लगती। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर बात करें उन महिलाओं की जिनका गर्भधारण 15 से 19 वर्ष की आयु के बीच होता है, उनके जीवन को और उनके शिशु के जीवन को खतरा जो है वो दुगना हो जाता है। उसके अलावा जन्मे बच्चे में कई तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। वहीं आंकड़े ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से इस तरह की दर कम हो रही है उसमें बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनमें लापरवाही होती है, जो कारण बनता है माँ और शिशु की मृत्यु का। बहुत ज़रूरी है कि हम जन्म के समय बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, बच्चे को शहद चटाने से लेकर और कई तरह के दूसरे संस्कार होते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान वहाँ पर रखा जाए तो ये जो आंकड़े हैं इन्हें काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ज़रूरत है जानकारी की, ज़रूरत है जागरूकता की और ज़रूरत है ये समझने की कि माँ और शिशु का जो रिश्ता है जो बहुत ही अनोखा होता है, उसको कायम रखने के लिए और बेहतर करने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए। मां बनना किसी भी महिला के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। घर में शिशु के आने की कल्पना से ही खुशी का माहौल बन जाता है। महिला को इसे लेकर जितनी खुशी और उत्सुकता होती है, मन में उतने ही सवाल भी। हमारे देश में बड़े बड़े अस्पतालों से लेकर घर तक में भी प्रसव होते हैं। काफी बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जिन्हें गर्भावस्था में खानपान कैसा हो, क्या सावधानी रखी जाए या गर्भावस्था के दौरान देखभाल कैसे की जाए, इन विषयों पर जानकारी नहीं है। बहुत सी महिलाएं गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच करवाना जरूरी नहीं समझती, तो कुछ कम उम्र में मां बनने का जोखिम उठाती हैं। इस तरह की लापरवाही कई मामलों में गर्भ में पल रहे शिशु और गर्भवती महिला के लिए जीवन का खतरा साबित होता है। जब इस खतरे को टाला जा सकता है तो फिर क्यों नहीं। थोड़ी सी सावधानी रखें और माँ और शिशु का स्वास्थ्य बरकरार रखें। टोटल हेल्थ डीडी न्यूज। तेरह लाख बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु 5 वर्ष से पहले हो जाती है और इनका जो 20% है वो पहले दिन। और आधे बच्चे, आधे से भी ज़्यादा बल्कि 7.5 लाख बच्चे 1 महीने से पहले इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। ये आंकड़े चिंता तो डाल ही रहे हैं, लेकिन साथ ही
हमें ये भी सिखा रहे हैं कि अब बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, कदम उठाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अस्पताल तक जाना है, विशेषज्ञों के पास जाना है और जागरूकता का स्तर बढ़ाना है। और साथ ही ये भी कि गर्भावस्था के दौरान माँ की देखभाल कैसे की जाए, किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्या सही उम्र होनी चाहिए गर्भधारण की, और ख़ास तौर पर क्यों ज़रूरी है कि डिलीवरी यानी प्रसव किसी भी अस्पताल में हो और वहां पर सभी सुविधाएं मौजूद हों। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर प्रतिमा मित्तल, Professor and Head Obstetrics and Gynecology, Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, and Dr. V.K. Paul, Professor and Head Pediatrics, All India Institute of Medical Sciences. और ख़ास तौर पर किस तरह की सावधानी रखें, या राजस्थान में कौन से आंकड़े हैं, वहाँ के हालात क्या हैं, क्योंकि राजस्थान भी उन राज्यों में से है जिसमें मदर और बच्चे की यानी कि मातृ और शिशु की मृत्यु दर के आंकड़े काफ़ी अधिक हैं। तो किस तरह की जानकारी वहाँ पर देनी चाहिए और क्या कुछ चल रहा है, ये हमें बताने वाले हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, हेड पीडियाट्रिक्स एंड एमएस, जेके लॉन हॉस्पिटल, जयपुर से हमारे साथ रहेंगे कार्यक्रम में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज वो कारण हम समझेंगे जिनको जानकर समझकर माँ और बच्चे के जीवन को सुरक्षित बनाया जा सकता है। डॉक्टर राकेश कुमार, आप इसे चर्चा की हम शुरुआत करें। अगर हम पूरा परिप्रेक्ष्य समझना चाहें, सिनेरियो समझना चाहें, दुनिया भर में और भारत में हालात क्या हैं? देखिए, क्योंकि इस समस्या जो आपने जिक्र किया कि काफ़ी बड़ी समस्या है, तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा भारत एक विशाल देश है और 125 करोड़ की आबादी का देश है। अगर भारतवर्ष की हम बात करें तो लगभग 27 मिलियन बच्चों का जन्म होता है एक वर्ष में। इसी तरह से अगर हम, जैसे आपने जिक्र किया कि किस तरह से बच्चों का सर्वाइवल होता है, तो जो टोटल जो डेथ्स होती हैं, अंडर 5 डेथ्स होती है, वो लगभग 13 लाख के आसपास में है। लेकिन उसमें भी अगर हम कारण की बात करें तो निश्चित तौर पर जो 57% के आसपास, लगभग 7.5 लाख बच्चे ऐसे जो कि 1 महीने से पहले उनकी मौतें हो जाती हैं। जहाँ तक आप विश्व की बात करें तो विश्व में जो टोटल जो डेथ्स होती हैं अंडर 5 डेथ्स, वो 6.3 मिलियन के आसपास है, मतलब 63 लाख बच्चों की डेथ होती है। और अगर उसका हम देखें कि विद इन 1 मंथ अगर उनकी बात करें, न्यूनेटल मोर्टेलिटी की बात करें, तो वो लगभग 2.89 मिलियन के आसपास होती है। तो मैं कहना चाहूँगा निश्चित तौर पर ये जो संख्या है ये काफ़ी बड़ी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्रगति हमारी इस पर नहीं हुई हो। प्रगति होने की जहाँ तक बात है, कुछ एक देश ऐसे हैं जो कि निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये ऐसे 24 देश हैं। 24 देशों में जो कि मोस्टली सब सहारन कंट्रीज़ हैं, और साउथ ईस्ट एशिया और एशियन कंट्रीज़ के भी लगभग 6-7 देश हैं, जिसमें भारतवर्ष भी एक अपना देश है, जो कि लगभग 70% के आसपास इन आंकड़ों में अपने योगदान करता है, 70% के आसपास। और निश्चित तौर पर हमारा उद्देश्य ये है कि कैसे हम उन एरियाज़ पर फोकस करें जहाँ पर कि हम मैक्सिमम रिटर्न्स ले सकते हैं। इसमें जो गिरावट आने की बात है, चाहे मेटल मोर्टेलिटी की बात करें या हम अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करें, किस तरह से हम उसमें गिरावट ला सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने देश की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में भी हर जगह स्थिति ऐसी नहीं है। जैसे आप सदर्न स्टेट्स में जाएंगे, आप तमिलनाडु जाएंगे, केरल जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, आंध्र प्रदेश, इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, चाहे अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करें या हम मेटल मोर्टेलिटी की बात करें। लेकिन जो हमारे 4 जो प्रदेश है, यूपी की हम बात करें, यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास में, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात, ये हमारे 4-5 ऐसे प्रदेश हैं जो कि अगर हम मेटल मोर्टेलिटी की बात करें तो ये 2/3 मेटल मोर्टेलिटी इन्हीं 4 प्रदेशों से आती है जी। अगर हम बात करें कि 44,000 मदर्स की डेथ होती है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू प्रेगनेंसी, सो 2/3 बेसिकली कम्स फ्रॉम दीज 4 स्टेट्स। और इसी तरह अगर हम अंडर 5 मोर्टेलिटी की बात करें तो लगभग 56-57% जो अंडर 5 डेथ्स होती हैं वो इन्हीं 4 ही प्रदेशों से आती है। तो निश्चित तौर पर हमने भी जो देश में जो हमें एक फोकस करना है, वो फोकस हमें ऐसे प्रदेशों पर, ऐसे ज़िलों पर, ऐसे क्षेत्रों पर करना है जिस पर कि हम तेज़ी से काम करें और रिटर्न्स भी उसमें हमारे ज़्यादा जल्दी आए। मैं दूसरी बात, एक और पहलू आपको बताना चाहूँगा। आपने जिक्र किया कि चिंता की लकीरें हैं, निश्चित तौर पर एक विषय है, लेकिन एक हम सब के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि जो हमारी प्रगति हुई है वो इंडिया की बहुत ही अच्छी हुई है। मैं 1990 में आपको ले जाना चाहूँगा। 1990 में हमारा जो अंडर 5 मोर्टेलिटी थी
वो 1000 बच्चों पर, 1000 अंडर 5 बच्चों पर 126 बच्चों की मौतें होती थी। ये 1990 का आंकड़ा है, जो अब गिरकर 2013 में 49 आ गई, 49। तो जो गिरावट आई है वो लगभग 63-64 परसेंटेज पॉइंट है, जो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी है। एक छोटा सा सवाल आपसे ही पूछ लें, आपने 1990 के आंकड़ों का जिक्र किया और ये भी बताया कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। वो कौन से एरियाज हैं जहां पर हमने सचमुच अच्छा काम किया, वो किस कारण से इनमें इतनी गिरावट आई, हमने बहुत अच्छा किया, वो कुछ कारण तो देखिए कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच रही है। मतलब जब आप किन्हीं एक्टिविटीज़ की बात करें, इंटरवेंशंस की बात करें, तो आपको एक कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच, एक लाइफ साइकिल अप्रोच को आपको लेना पड़ता है, और उसके बारे में नेक्स्ट स्टेप्स में आऊँगा जी। लेकिन दूसरी जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अंडर 5 मोर्टेलिटी की जो मैंने बात की, अगर आप ग्लोबल एवरेजेस से कंपेयर करें तो ग्लोबल जो एवरेज 1990 में 90 की थी जी। अंडर 5 मोर्टेलिटी की, जो गिरकर 46 पे आ गई 2013 में। तो जो हमारा डिफरेंस 1990 में था ग्लोबल एवरेज का और इंडियन एवरेज का, वो लगभग 36 पॉइंट्स का था, जो अब जो कम होकर 3 पॉइंट्स पर आ गया। तो निश्चित तौर पर जो भारत ने जो प्रगति की है वो बहुत तेज़ी से की है, और ग्लोबल एवरेजेस की अपेक्षा आपके सामने इसके आंकड़े हैं। जी। इसी तरह जो अगर मेटरनल मोर्टेलिटी की बात करें, मैं थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँ। मेटरनल मोर्टेलिटी इंडिया की 1990 में 560 होती थी कि 1 लाख अगर लाइव बर्थ हो रहे हैं, उसमें से उस प्रसव के दौरान लगभग 560 मदर्स की डेथ होती थी 1 लाख लाइव बर्थ में, जो अब घटकर 167 पे आ गई, जो कि निश्चित तौर पर बहुत अच्छी प्रगति है। 1990 में अगर हम ग्लोबल बर्डन को देखें तो हम 27% के आसपास कंट्रीब्यूट करते थे, जो कि 16% पर आ गया। और अगर ग्लोबल की बात करें 1990 में वो 380 होता था, जो कि गिरकर 210 आ गया। तो हमारी जो प्रगति हुई है आंकड़ों को देखें तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी प्रगति है। हाँ, लेकिन चिंता की बात, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है तो आंकड़े हैं वो निश्चित तौर पर हमारे ज़्यादा होंगे। जी डॉक्टर प्रतिमा, ये जो स्थिति हमारे सामने आई है, जाहिर तौर पर आंकड़े ये बता रहे हैं कि बेहतर की तरफ जो स्थिति है वो सुधार की तरफ चल रही है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाए, इस समय की जो स्थिति है उसमें आप क्या देखती हैं? क्योंकि शिशु की देखभाल ये कहा जाता है कि जब से गर्भधारण हुआ तभी से शुरू हो जानी चाहिए। तो अवेयरनेस का जो लेवल है कि किस तरह से गर्भावस्था के दौरान देखभाल होनी चाहिए, क्या चेक पॉइंट्स होने चाहिए, या फिर इस तरह की दूसरी बातें, क्या कुछ चिंता की बात है, क्या चुनौतियां हैं और कमी कहाँ आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो मैं आपके सामने लाना चाहूँगी वो ये है कि हमारी जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बहुत सी महिलाएं अभी भी अपने गर्भावस्था में जांच नहीं कराती हैं, और उसकी वजह से हम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो जटिलताएं हैं, उनको समय पर पहचान नहीं पाते। जब समय पर हम उनको पहचानेंगे नहीं तो हम उनका इलाज नहीं कर पाएंगे, और जब इलाज नहीं कर पाएंगे तो वो उनका जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं डिजीज़ की बढ़ती जाएंगी। और जब बहुत सी जितनी भी हमारी डॉक्टर राकेश कुमार ने मृत्यु दर की बात करी, महिला मृत्यु दर की, उसमें हमने देखा कि जो बहुत सी जो महिलाएँ हैं उनको हम जब अस्पताल में आती हैं तो हम 24 घंटे में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो इस अवस्था में हमारे पास रेफ़र होती हैं कि हम उनको ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है, ज़रूरी यही है कि शुरू में जैसे ही गर्भधारण हो उनकी जांच नियमित रूप से जांच हो, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी 16 से 20% महिलाओं में जटिलताएँ होने की संभावना होती है, तो हम उनको जल्दी से जल्दी पहचान लें, जल्दी से जल्दी उनका इलाज करें, और जिससे कि हम कॉम्प्लिकेशन को सेव कर सकें। जी, ये सभी बातें सुनकर डॉक्टर पॉल ये समझ में आ रहा है कि बहुत सी चूक है, बहुत सी लापरवाही है जो हमारी अपनी तरफ से हो रही है, जो कारण बन रही है माँ और शिशु की मृत्यु को बढ़ाने का। यहाँ पर जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो खुशी सब में होती है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी का क्या स्तर आप देखते हैं? इसके बारे में जानकारी में बढ़ोतरी तो ज़रूर हुई है, क्योंकि हमने तरक्की करी है और ये बात उभर के आई है आज की डिस्कशन में। लेकिन जिस दर पे हम अभी भी हैं, वो दर, मृत्यु दर बच्चों की या माँ की, हमें आगे उससे बहुत आगे तक जाना है। जैसे हम कहेंगे कि अंडर 5 मोर्टेलिटी हमने अपने देश की कही है कि 49 है, 49 हो गई है। अगर हम उन देशों से इसका कंपैरिजन करें जिनके साथ हम कंपैरिजन करना चाहेंगे, तो ये 49 और वो 10, तो 5 गुना है अभी भी। लेकिन हमारे ही देश में केरल में 10-11 ही है, तमिलनाडु में 18-20 के करीब है। तो हमें अभी काफ़ी रास्ता तय करना है। कुछ प्रदेशों में, कुछ ज़िलों में और कुछ कम्युनिटीज़ में, अर्बन पुअर में, रूरल पुअर में हमें और आगे तक जानकारी को लेके जाना है।
और शिशु और माँ का स्वास्थ्य ये इंटरलिंक्ड है जी। और ये गर्भावस्था के दौरान तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन गर्भावस्था से पहले भी जो माँ है, जो बनने वाली है माँ, उसका भी स्वास्थ्य का हमें ख्याल रखना है। जो हमारे एडोलेसेंट हैं बच्चे, उनके भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और एक बात शायद इस टाइम पे ये भी कवर कर लेते हैं, ये कह के कि जो बच्चे का जन्म हो वो 20 साल के उम्र के बाद होना चाहिए महिला में, 20 साल से पहले नहीं होना चाहिए। ये हम बहुत ज़ोर से ये बात हम तीनों लोग कहना चाहेंगे सबको। दूसरी बात, 2 बच्चों में पैदा होने में अंतर कम से कम 2 साल का होना चाहिए या 3 साल का होना चाहिए। जब ये अंतर कम होता है, माँ के लिए भी खतरा है और बच्चे के लिए भी खतरा है। अगेन लगभग 2 गुना मौत का खतरा बढ़ जाता है। तो इन सब डायमेंशंस को भी देखना है हमने। और इसके अलावा जो बच्चों की मृत्यु का कारण बनते हैं, बीमारियों का कारण बनती हैं जो चीज़ें, उसका भी हमें ख्याल रखना है जी। हमारे पास हमारे दर्शकों के ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। हमारे एक दर्शक हैं जो एस घनश्याम सिंह, फोर्बेसगंज, बिहार से। डॉक्टर मित्तल, वो ये जानना चाहते हैं कि माँ बनने की सही अवस्था क्या होती है। और एक और प्रश्न है, हीना है, उन्होंने ये जानना चाहा है कि इनको मिसकैरेजेस लगातार होते रहे हैं, लगभग 14 मिसकैरेजेस हुए हैं सन 2006 से अब तक, और ये अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं। कहती हैं कि डॉक्टर्स के पास मैं जाती हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, मुझे क्या करना चाहिए। अब 2 सवाल हैं जी। पहले सवाल की उम्र के उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर पॉल ने अभी कहा कि 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की हम आयु जो है मतलब मानते हैं, पर 21 वर्ष के बाद 21 से 30 वर्ष की आयु जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है कि गर्भावस्था में उसमें कम जटिलताएं होती हैं। तो वो हम कहना चाहेंगे। पर जैसे कि पहले कहा कि गर्भावस्था से पहले भी महिला के स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान होना चाहिए। खून की कमी का हमें देखना है, सबसे पहले एनीमिया को हमें रोकना है, तो वो उसमें उनकी जो हीमोग्लोबिन है वो ठीक होना चाहिए। उसके अलावा हम रूबेला और जो इम्यूनाइजेशन है, जैसे बच्चों बचपन में ही लगा दिए जाते हैं, वो भी ज़रूर स्त्री लड़कियों को लगा होना चाहिए। जहाँ तक दूसरे सवाल की आप बात कर रहे हैं कि जो उनके इतने सारे अबॉर्शंस हो गए हैं, तो ये तो बहुत चिंता की बात है कि इतने अबॉर्शंस होने के बाद उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। अबॉर्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, या तो बच्चेदानी में कोई विकार है, जैसे कि उसकी कोई उसके अंदर ठीक से बनी नहीं हुई है, कोई सेप्टम है या कुछ है, तो उसको देखना पड़ेगा। या कि उनके जो हम कहते हैं जेनेटिक्स में, मतलब कि जैसे क्रोमोसोमल कोई अनोमली है, उसकी जांच करानी पड़ेगी। और उसके अलावा कोई हार्मोनल की कमी है, हार्मोन्स की कमी है, या ब्लड ग्रुप की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब जांचें जो हैं, इन सब ये जो 4 मेन कारण हैं, इनको देखने के अलावा हमें देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भी कब उनको कितनी अवस्था में, किस समय पे उनके अबॉर्शंस हुए, ज़्यादा पहले 3 महीने में या बाद के 3 महीने बाद में हुए हैं, उन सब चीज़ों को देखने। डॉक्टर के पास तो जाती रही हैं, लिखा है कि मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं है। इनको करना क्या चाहिए? जैसे ही इनकी किसी और विशेषज्ञ की सलाह लें, किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। उसके अलावा जैसे ही इनकी गर्भाधारण हो, उस समय एकदम डॉक्टर के पास जाएं और उसी समय हम शुरुआत करेंगे। और बिफोर प्रेगनेंसी, जब ये प्रेगनेंसी नहीं है इनकी, उस टाइम पे इनकी जांच पूरी होनी चाहिए कि क्या और कोई कारण है क्या। जी, आइए अब चलते हैं जयपुर, जहां डॉक्टर अशोक गुप्ता हमारे मेहमान स्टूडियो में वहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप ये चर्चा सुन ही रहे हैं, अब चर्चा में शामिल हो जाइए। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे अब कि अगर हम राजस्थान की बात हम समझना चाहें आंकड़ों के ज़रिए, स्थिति के ज़रिए, तो वहाँ की क्या समस्याएं हैं जो राजस्थान स्पेसिफिक हैं, और अब आने वाले दिनों में उन समस्याओं से निपटने के लिए क्या कुछ कारगर उपाय कुछ सोचे जा रहे हैं? राजस्थान आज देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकल साइज देखें तो ये सबसे बड़ा प्रदेश है, यानी कि डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और हमने जो एनालाइज करके देखा था कि भाई कि 2 मुख्य कारण हैं जो हमारी नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बढ़ाए हुए हैं। क्योंकि अभी जैसे डॉक्टर पॉल ने बताया और राकेश जी ने बताया कि जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है अंडर 5 मोर्टेलिटी का, वो न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी। तो ये 2 चीज़ हमें समझ में आई कि भाई हमारी जो अंडर 5 मोर्टेलिटी का जो न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी कंपोनेंट है, अगर उसे हमें कम करना है तो पहली चीज़ तो ये है कि हम ये देखें कि ये मृत्यु क्यों ज़्यादा हो रही है। और 2 मुख्य कारण हमारे को समझ में आए। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो पैदा हो रहे बच्चे वो
इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी नहीं हो रही थी, मतलब जो कि अस्पतालों में उनका डिलीवरी नहीं होने की वजह से जो पहला एक दिन है जिसमें उस बच्चे को पैदा होते ही सांस लेना चाहिए, और उसको और दूसरी जो मुख्य समस्या सामने आई वो ये थी कि बच्चा गंभीर अगर हो तो उसे समय रहते रेफर किया जाए। और इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए वो ये था कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन डिलीवरी को प्रमोट करें, और जून 2011 में जननी शिशु सुरक्षा योजना जो शुरू हुई है उसके बाद से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डिलीवरी बहुत तेजी से बढ़ी है, और अभी तो ये ऑलमोस्ट 90% प्लस हो गई है। जी, तो आपकी बातों से एक बात साफ निकल कर आ रही है कि आप जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर राकेश कुमार एक बात बताइए, आपकी बात से भी और डॉक्टर अशोक गुप्ता दोनों ही बातों में एक बात आई, हमारा देश विशाल है, राजस्थान एक विशाल प्रदेश है, तो विशालता जो है वो हमारी समस्या है एक तरह से, क्योंकि क्या ये कहीं जाकर इस तरह की बात भी हो रही है कि जो सुविधाएं हैं इस तरह की जहां संस्थागत तरीके से प्रसव हो सकता हो, वो सब सुविधाएं ज़्यादातर शहरों और कस्बों तक ही महदूद हैं। हमारा देश इतना विशाल है, ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज के क्षेत्र, वहाँ के आंकड़े तो शायद लगता नहीं कि बहुत अच्छे होंगे। नहीं, मैं थोड़ा आई थिंक मैं स्पष्ट करना चाहूँगा इस बात को कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करें, आपने कहा कि कैसे हमारी प्रगति हुई है, तो उसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। 2002 और 3 में अगर हम जाएं तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का जो हमारा प्रतिशत था वो लगभग 40% था, तो 40% माताएं इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करवाती थी। और इंस्टीट्यूशन डिलीवरी का मतलब ये हो गया सब सेंटर या उससे ऊपर, सब सेंटर्स, PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस। जैसे ही 2005 में NRHM कार्यक्रम शुरू हुआ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कार्यक्रम शुरू हुआ, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वास्थ्य मंत्रालय का, उसके साथ साथ में एक योजना शुरू जिसको कहते हैं JSY, जननी सुरक्षा योजना, जिसमें कि कोई भी गर्भवती महिला अगर कहीं सरकारी अस्पताल में या इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करवाती हैं, और उसमें हमने कैटेगराइज किया कुछ स्टेट्स को, 10 स्टेट ऐसे हैं जो कि लो परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट्स हमारे हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं। अगर वो जाते हैं प्रसव के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में तो उनको एक कैश इंसेंटिव देने की बात है, तो 1400 रुपये उनको दिया जाता है। इसी तरह से जो आशा वर्कर मोटिवेट करती, तो इसकी वजह से हमारी जो इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज की जो संख्या है वो बढ़ी। और आज के दिन 2013 का जो डेटा है, और मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो कि इवेल्युएटेड डेटा है, वो 79.6% जो हमारी है इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज बढ़ गई। तो इंस्टीट्यूशन डिलीवरी क्योंकि एक बढ़ी है तो उससे जो भी कॉम्प्लिकेशंस की पॉसिबिलिटी होती है। और उसके बाद में दूसरी जो हमारी फ्लैगशिप जो स्कीम शुरू हुई JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, क्योंकि आपने मदर्स को इंस्टीट्यूशन में तो ले आए लेकिन उनका जो आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग है वो तब भी बना हुआ था, तो फिर एक योजना शुरू की जिसको लॉन्च किया था 1 जून 2011 को। और उसमें यह था कि कुछ भी आप कोई भी खर्चा उसके ऊपर होगा डिलीवरी के दौरान सरकारी अस्पताल में, सारा खर्चा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो फ्रॉम होम टू फैसिलिटी, चाहे वहाँ ड्रग्स की हो, डायग्नोस्टिक्स की बात हो, चाहे सीजेरियन सेक्शन की हो, कंज्यूमेबल्स की हो, वापसी जो महिला की है वो अस्पताल से घर ले जाए, ये सब ट्रांसपोर्टेशन मिला के सब कुछ फ्री। तो इट्स लाइक ए फ्री एंटाइटलमेंट स्कीम। तो उसके कारण हमारी जो संख्या है वो निश्चित तौर पर अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है और एक अच्छा साइन है। ये 2 स्कीम्स के, लेकिन जो मैं बात कर, जो आपने पहला सवाल किया था, जो अवेयरनेस की बात है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि ये जो हम बातें कर रहे हैं, हमारा जो फोकस मैं समझता हूँ रहा अभी तक ये है कि कोई भी अगर मान लो बच्चा पैदा हो गया, जैसे कि मैंने बताया 27 मिलियन बच्चे पैदा हो रहे हैं, 27 मिलियन के बाद में आप उनकी, अगर मान लो कि बच्चे, अगर 22% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लो बर्थ वेट बेबीज हैं, लेकिन इसकी प्रिवेंशन पे हमें काम करने के लिए कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच को जाना पड़ेगा, लाइफ साइकिल स्टेज को, और हमें एडोलेसेंट से ही उसको बच्चे को पकड़ना होगा कि एडोलेसेंट में से न्यूट्रिशन उसका बहुत ज़रूरी है। अब एडोलेसेंट्स के न्यूट्रिशन की बात करें तो 46% एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, दे आर मेल नरिश्ड। उनमें एनीमिया का प्रतिशत देखें तो लगभग 57% एडोलेसेंट्स ऐसी हैं जिनमें कि एनीमिया है, तो उनमें जो न्यूट्रिशनल स्टेटस हमें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो डॉक्टर मित्तल ने बताया कि हम बात करें कि केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में उसकी अच्छी केयर होती है और अगर हम आइडेंटिफाई कर सके कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कितनी हैं, कौन सी होगी, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करके उसको टैग करें और उसको अस्पताल में भिजवाने का काम करें या पहले से हम उसको देख लें, तो निश्चित तौर पर जो मैटरनल मोर्टेलिटी है और जो न्यूबॉर्न मोर्टेलिटी है वो कम होगी। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि न्यूबॉर्न और मदर को आप सेपरेट नहीं कर सकते, इट इज़ वन, यू नो। तो कोई भी हाई रिस्क अगर मदर है
तो बच्चा भी हाई रिस्क उसका होगा ही, उसकी लेकिन वो पॉसिबिलिटी। 20% अभी भी आपने बताया कि वो अभी बाहर हैं, 20%, उस पर भी बात करेंगे और क्या करना है और आप कैसे करेंगे उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले विजय हैं नागपुर से टेलीफोन लाइन पर। विजय जी, आपका बड़ा स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? सर मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि सर मेरा सर मिसेज का पिछले साल सर 7 मंथ सर ऑपरेशन हो गया था, तो इस बार वो फिर से सर माँ बनने जा रही है, इसको 5वां महीना चल रहा है, तो इस बार मैं उसको कैसे केयर करूंगा और क्या क्या खाना पीना चाहिए सर उसको? जी, डॉक्टर प्रतिमा मित्तल आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हैं, लाइन पर रहिएगा, हो सकता है कुछ पूछना भी चाहें डॉक्टर मित्तल। सबसे पहले तो यही है कि उनको नियमित रूप से जांच करानी है, उनका ब्लड प्रेशर चेक होगा हर बार, उनका वजन चेक होगा, पेशाब की जांच होगी, उनको टीके लगवाने चाहिए। और जैसे इन्होंने जो बताया, पहला अबॉर्शन कितने उसमें समय में हुआ था? पहला अबॉर्शन जो है कितने समय पे हुआ था? 7 मंथ पे हुआ था। 7 मंथ्स पे हुआ था। तो उनकी सारी जांचें होंगी, शुगर की जांच होगी, और जिस समय पे पहला अबॉर्शन हुआ उस समय पे खास जांच होगी कि भी जिस वजह से, क्योंकि जो ये चांसेस हैं प्री टर्म डिलीवरी के, वो दूसरी बार में ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके दोबारा से प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। तो उस समय में 4 हफ्ते पहले, जिस समय पहला इनका अबॉर्शन हुआ, अबॉर्शन नहीं कहेंगे हम उसको, प्री टर्म डिलीवरी कहेंगे 7 मंथ्स पे, तो उससे पहले 4 हफ्ते पहले खास तौर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ पे उनकी टेस्ट होनी चाहिए। हम देखते हैं कि उनकी जो बच्चेदानी का मुंह है उसकी जांच करते हैं कि उनके कितने चांसेस हैं और दोबारा से ऐसा होने के, और उसकी पूरी विशेष दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि उनको ये बचा सके। जी, तो आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं कि कैसे प्रसव के समय माता के जीवन और जन्म के समय शिशु के जीवन को सुरक्षित बनाया जाए। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कैसे कम हो मां और शिशु की मृत्यु दर, ये हम जान रहे हैं आज अपने विशेषज्ञों से। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर विशाखापट्टनम से विशेष साहब मौजूद हैं। विशेष जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैडम, मेरा एक रिश्तेदार है, उसकी वाइफ बहुत ही कमजोर है और उसके जो प्रेग्नेंट हुई तो 7 मंथ में डिलीवरी हो गई जी, लेकिन जो बच्चा बहुत ज्यादा दिन तक बचा नहीं। उसके बाद दोबारा वो प्रेग्नेंट हुई तो दोबारा जो डिलीवरी है वो 8वें महीने में ही होगी। लेकिन अब तो बेबी ठीक है, तो इसका क्या कारण हो सकता है कि ऐसा क्या हम उसको खिला सकते हैं उसकी माँ को, बच्चे की माँ को, तो थोड़ा हेल्दी रहे? जी, डॉक्टर प्रतिमा, आप कुछ और जानना चाहेंगी? देखिए, स्वस्थ इसमें जहाँ तक प्री टर्म डिलीवरी की बात है जो इन्होंने करी है, इसमें खाने का बहुत ज़्यादा महत्व हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो बच्चेदानी का जो मुंह है उसकी थोड़ी वीकनेस की वजह से होता है। और ख़ास तौर से ये कि जो बैलेंस डाइट है, जो कि संतुलित आहार जिसमें कि आयरन उचित मात्रा में हो, कैल्शियम हो, वो तो उनको लेना ही है। और परंतु जब जो टाइम पे इनकी डिलीवरी हुई है उस समय पे विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए और शुरू से इनकी जांचें सारी होनी चाहिए कि भी क्या कारण है। हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि इनकी प्रीटर्म डिलीवरी हुई है, और उसके लिए हमें शुरू से ही, जैसे ही इनको गर्भधारण हुआ है तभी से हमें इनकी जांचें करनी पड़ेंगी कि क्या कोई शुगर की बीमारी या कोई और बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा इनका ब्लड
ब्लड ग्रुप क्या है, कोई ब्लड ग्रुप की प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके अलावा इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं। बहुत से केसेस में हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें हमें बल्कि जल्दी डिलीवरी करनी पड़ती है कई बार जी। और उसके अलावा हमें इनका ये भी देखना है कि भाई इनका अल्ट्रासाउंड समय समय पे होता रहे और देखते रहें कि भाई बच्चे के जो बच्चेदानी का मुंह है उसकी पोजीशन ठीक है। और ख़ास तौर से डिलीवरी हमेशा इनकी हर वक्त इनको इंस्टीट्यूशन से शुरू से ही इनको बड़े इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी करनी चाहिए, क्योंकि पहले प्री टर्म डिलीवरी हुई है तो उसको बच्चे को स्पेशली बहुत ध्यान चाहिए जी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप नियमित जांच करवाते रहें और किसी विशेषज्ञ से संपर्क में रहें, ये कह रही हैं डॉक्टर प्रतिमा मित्तल। आप सीधे चलते हैं जयपुर डॉक्टर अशोक गुप्ता के पास। डॉक्टर गुप्ता, आपसे ये समझना चाहेंगे, आपने ये तो बताया कि जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं काफ़ी हद तक तब्दीलियां आ रही हैं और बेहतर की ओर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या कारण है, बड़े कारण अगर आइडेंटिफाई करना चाहें, बच्चों की मृत्यु के बड़े कारण क्या मानते हैं आप? बच्चों में होने वाली मृत्यु के जो प्रमुख कारण है, पहली चीज़ तो ये कि नवजात शिशु की मृत्यु दर ज़्यादा है और नवजात शिशुओं में जो सबसे बड़ी बात उभर के आ रही है, पहली चीज़ तो ये है कि पिछले काफ़ी वर्षों में हमारे यहाँ पे अभी भी बच्चों का जो वज़न है करीब 25% बच्चे कम वज़न के पैदा हो रहे हैं, या तो प्री मेच्योर हो रहे हैं या लो बर्थ वेट हो रहे हैं। और राकेश जी जैसे बता चुके हैं कि ये कमज़ोर बच्चे अभी भी बराबर हो रहे हैं और उसका मुख्य कारण ये है कि हमें एक तो प्रेगनेंसी के लिए मतलब प्रेगनेंसी के दौरान और दूसरा सही उम्र पर प्रेगनेंसी हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि माँ का पोषण सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही समय पर माँ बनना ज़रूरी है और प्रसव के दौरान सही देखभाल होना ज़रूरी है। तो क्या होगा कि अगर माँ स्वस्थ रहेगी, बच्चा स्वस्थ होगा, तो हमारे नवजात शिशुओं का वजन सही होगा और मृत्यु दर भी कम होगी। इसके अलावा जो दूसरे कारण और उभर के आते हैं वो हैं बच्चों में, नवजात शिशुओं में संक्रमण यानी कि सेप्टिसीमिया। और जैसे नवजात शिशु की उम्र से बाहर निकलते हैं तो दूसरे कारण जो उभर के आते हैं वो है बच्चों में दस्त रोग। दस्त रोग में भी अगर सही तरीके से बचाव या देखभाल किया जाए तो बच्चों में उनकी मृत्यु कम हो सकती है जी। इसके अलावा खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, ये भी अन्य कारण है जी। कारण हमने आपसे समझे हैं। डॉक्टर प्रतिमा, अब प्रेगनेंसी के शुरुआती अवस्था से ही अगर शुरू करें तो क्या वहां से देखभाल, एक तो हमने ये जान लिया सही उम्र क्या है, देखभाल की जरूरत है। हाई रिस्क ग्रुप की अगर बात करें, कौन सी वो महिलाएं हैं, कोई स्थिति, कोई बीमारी जिसमें खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, और अगर वो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो क्या सतर्कता बरतें? जी, सबसे बहुत जैसे आपने बताया प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हम ये चाहेंगे कि उस महिला की जांच हो कि भी कोई और उनको बीमारी तो नहीं है, कोई जैसे शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी, या उनको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले से तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है। खून की कमी अगर है तो उसको हम पहले प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही ठीक करना चाहेंगे। उसके अलावा उनको हम ये कहते हैं कि फॉलिक एसिड की गोली जो है वो 5 मिलीग्राम की फॉलिक एसिड की गोली हम प्रेगनेंसी होने से पहले 3 महीने में चाहते हैं कि सब महिलाएं लें, जिससे कि बच्चे में विकलांगता को रोका जा सकता है, कुछ हद तक रोका जा सकता है। इसके अलावा जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, आजकल हम सब किट्स हैं अवेलेबल हैं, सब आशा वर्कर्स के पास भी ये प्रेगनेंसी टेस्ट करने के किट्स अवेलेबल हैं। तो उन किट्स के द्वारा अगर जांच की जाए और जैसे ही पता चले कि प्रेगनेंसी है तो उनको सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी दवाई इधर उधर की नहीं खानी चाहिए। कोई भी दवाई जो है वो बच्चे के लिए खतरनाक हो सकती है, एक्सेप्ट हम फॉलिक एसिड की जो हम बात करें कि वो तो चलता ही रहेगा। उसके अलावा दवाई के अलावा कोई एक्सरे नहीं कराएं, या किसी भी तरह की जो बीमारी में आप एंटीबायोटिक्स वगैरह बिल्कुल ना लें। और उसके अलावा जांच करानी चाहिए कि भी अगर कभी बहुत रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि कभी कभी ट्यूब में बच्चा ठहर जाता है, तो वो जो है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि भी अगर हेमरेज हो जाए अंदर और उसमें फिर माँ की जान को खतरा हो सकता है। तो इसलिए वो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि शुरुआत के दिनों में हमें ये देखना है कि बच्चा अपनी सही जगह पे है और उसमें ठीक से ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए जांच कराते रहते हैं अस्पताल में। तो पहले 12 हफ्ते में एक जांच जरूर होनी चाहिए डॉक्टर के पास। उसके बाद जो है हर महीने हम जैसे पहले अगर कोई जटिलता है तब तो हम ज़्यादा जांच करेंगे, पर कम से कम 4 बार
अस्पतालों में या एंटीनेटल केयर, चाहे अस्पताल या सब सेंटर या जहाँ भी किसी हेल्थ वर्कर के पास उनको दिखाना चाहिए, जिसमें कि हम अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, 10% से 10 से 15% लोग हमारे यहाँ पे ब्लड प्रेशर आइडेंटिफाई हम करते हैं, और एनीमिया हमें देखना है, आयरन की गोली उनको देनी है, वो नियम से देखनी है। उसके अलावा टीका लगना है, जैसे टेटनस का टीका ज़रूर लगना है, ये सब ये जांचें करनी है। उसके अलावा हमें देखना है कि उनकी और कोई बच्चे में कोई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड आजकल हम लोग एडवाइस कर रहे हैं, कम से कम चौथे से 5वें महीने के बीच में। और इसके अलावा हमें चाहिए कि उन महिलाओं को हम जो है इसके अलावा हमें उनको चाहिए कि वो जो है ब्लड प्रेशर के अलावा अपना जो खाने पीने का है उनका, कि बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है, वो देखने के लिए हम उनकी नियमित जांच करते रहें कि भाई पेशाब में कोई परेशानी तो ही नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये तमाम बातें वो हैं जिसके लिए बहुत ज़रूरत है कि वो किसी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल नियमित रूप से जो महिला माँ बनने जा रही और है इसके अलावा जांच को पता होना चाहिए कि क्या क्या सब अवस्थाएं हैं जिनमें कि उनको अस्पताल, जैसे खास तौर से 8वां या 9वां महीना लग जाता है, उन इस समय में कि भी किन अवस्थाओं में उनको एकदम अस्पताल में जाना चाहिए। जैसे कि अगर ब्लीडिंग हो जाए, है ना, एक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कारण होता है कि जैसे प्रेगनेंसी में भी अगर आवन नाल अपनी जगह पे नहीं है तो ब्लीडिंग हो जाती है, तो उन केसेस वो एक खतरे का चिन्ह है। बिल्कुल खतरे। और क्या है इसके अलावा? ब्लीडिंग हो जाए, दर्द होए है, उसके अलावा उनको सबसे ज़्यादा है कि कभी दौरे पड़ने लग जाए, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, एक्लम्सिया जैसे। इसको हम बहुत बिल्कुल रोक सकते हैं अगर हम उनकी नियमित जांच करें, हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है माँ की मृत्यु के लिए। और उसके अलावा कोई जॉन्डिस की अगर पीलिया हो रहा है किसी तरह का, या कोई और इन्फेक्शन भी हो रहा है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, बुखार हो रहा है, पेशाब में परेशानी हो रही है, तो इन सब चीज़ों में एक बात जो आप लोग हमेशा कहते हैं अपनी बातचीत में, वो ये कि किसी भी गर्भवती महिला को चाहे उसे साधारण बुखार ही हो, उसे कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी। ये शायद आप लोग बार बार कहना चाहते हैं। डॉक्टर पॉल, जो बात डॉक्टर अशोक गुप्ता ने कही, जन्म के समय बच्चे का जो वजन है अगर वो कम है तो उससे बड़ा खतरा होता है। अब बच्चे का वजन जो कम है, इसमें माँ की क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि हम प्रिवेंटेबल कॉजेज की बात कर रहे हैं, तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? साथ ही बच्चे के जीवन के लिए कौन कौन से ऐसे खतरे होंगे जिन्हें हम सब मिलकर टाल सकते हैं? पहला जो सवाल किया आपने कि छोटापन जो है पैदा होने के टाइम पे वो क्यों होता है, इसके दो रूप में क्या उसे रोका जा सकता है? प्रिवेंटेबल है वो? किसी हद तक। अच्छा, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं वो इसलिए भी छोटे होते हैं कि वो टाइम से पहले 9 महीने के प्रेगनेंसी से पहले अगर पैदा हो जाए तो बच्चे का साइज़ छोटा होगा, क्योंकि पूरा पनपने के लिए पूरी ड्यूरेशन मिलना चाहिए। तो अगर बच्चा प्रीमेच्योर है तो बहुत थोड़े कॉजेज़ हैं जो कि हम जानते हैं कि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे मलेरिया का एक है या मदर में इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा कॉजेज़ ऐसे नहीं है। तो इसका बचाव तो सिर्फ माँ की देखभाल करना, और अगर 9 महीने से पहले प्रसव शुरू हो जाए तो एकदम बड़े अस्पताल में जाके पहुंचना, ताकि माँ का भी देखभाल हो सके, और ये जो बच्चा प्रीमेच्योर हो रहा है, वक्त से पहले हो रहा है, जो उसके की ऑर्गन सिस्टम वीक है, उसकी भी देखभाल हो सके। और सरकार ने अब स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट्स बनाए हैं ज़िलों के स्तर पे और सब ज़िला के स्तर पे, वहाँ पे ये डिलीवरी होनी चाहिए। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर बच्चे में कमज़ोर है, वो ड्यूरेशन तो पूरी हो गई, 9 महीने भी हो गए, 8 भी हो गए, लेकिन कमज़ोर है, वो अंडर नरिश्ड है, उस सिचुएशन में माँ का जो स्वास्थ्य है उसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि माँ में खुराक प्रेगनेंसी में पूरी मिलनी चाहिए, उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। माँ का जो एनीमिया है, खून की कमी है, वो पूरी होगी तो उसमें फ़ायदा होगा। माँ जो स्मोक करती हैं, टोबैको यूज़ करती हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो बच्चे का साइज़ बड़ा होगा। लेकिन ये याद रहे कि सब कुछ जानते हुए भी बहुत सारे बच्चे जो छोटे पैदा होते हैं उसमें हमें कॉज नहीं पता होता। तो बेसिक प्रिकॉशन पे हम आएंगे कि जांच हो और पता रहे कि ये बच्चा छोटे साइज़ वाला है तो हम बड़ी जगह पे जाके डिलीवरी कराएं। याद रहे कि अगर वक्त से पहले डिलीवरी होने वाली है, प्रीमेच्योर होने वाला है, उसकी वजह से छोटा होने वाला है, तो वहाँ पहुँचे जहाँ की अच्छी तरह से जांच हो सके और इलाज हो सके, और जन्म के बच्चे का भी और माँ का भी। 1 घंटे के भीतर दूध पिलाए बच्चे को, उसकी भी बात करें, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे दर्शक हैं पुनीत झारखंड से टेलीफोन लाइन पर। पुनीत जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। मेरे भाई
प्रेग्नेंट है और इसका 4था महीना चल रहा है। जी। तो इसके पहले तो 3 महीने उल्टियाँ बहुत ज्यादा, अभी तक बहुत कम उल्टियाँ हो रही है, लेकिन इसका शरीर बहुत कमजोर है और ये शरीर से बनने एकदम दुबली पतली और पहले से ज्यादा हो गई है। पहली बार माँ बन रही है वो? पहली बार माँ बन रही है? जी सर, पहली बार। और कमर में दर्द ज्यादा रहता है और ये साइड में भी दोनों हल्का हल्का दर्द रहता है। अच्छा, कमजोर है, हल्का हल्का दर्द रहता है शरीर में, इनको समस्याएं, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इनका वही है, जैसे पहले बार बार हम कह रहे हैं कि डाइट का ध्यान रखना है। कैल्शियम की जो कमी है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है इसमें, ये जो कमर में दर्द और इन सब चीज़ों के लिए। इसके अलावा एक हम ये कहते हैं कि थायराइड की जांच, हमारी कंट्री में थायराइड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जो है इनको थायराइड की जाँच भी करानी चाहिए कि कहीं थायराइड की बीमारी तो नहीं है और उसका इलाज होना चाहिए। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में जाँच होगी? डॉक्टर राकेश कुमार? यस सर, मैं थोड़ा सा और इसके पीछे जाना चाहूँगा बैकग्राउंड में, कि जब हम कॉजेज़ की बात करें, क्योंकि हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा जोर फोकस करना चाहिए, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि कॉजेज़ क्या है। जैसे कि हम न्यूबॉर्न डेथ की बात करते हैं, तो डॉक्टर पॉल ने बताया प्री मैच्योरिटी सबसे बड़ा कंपोनेंट है। लगभग 7.5 लाख बच्चों की हम बात कर रहे हैं न्यूबॉर्न डेथ होती है, तो उसमें 35% बच्चे होते हैं जो न्यूबॉर्न होते हैं, वो प्री मैच्योरिटी, प्री टर्म लेबर होती है, 37 वीक से पहले अगर लेबर होती है। उसके लिए उपाय, अब उसके लिए प्रिवेंशन में आपको जाना पड़ेगा। उसके सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि एज एट मैरिज। अगर अर्ली एज है, मैं कह रहा हूँ कि 18 साल से पहले अगर प्रेगनेंसी होती है तो उस पॉसिबिलिटी, तो इसलिए हमें फोकस करना है कि एज को हम कैसे डिले करें कि एज ऑफ मैरिज है वो 18 साल या उसके बाद ही हो। इसी तरह से उसके और कॉजेज, जैसे न्यूट्रिशन की मैंने बात की, अगर मेल न्यूट्रिशन है एडोलेसेंट्स में और एडोलेसेंट प्रेगनेंसी है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसके प्रीमेच्योरिटी की बात आएगी। मैडम ने बात की डायबिटीज़ की बात की, जेस्टेशनल डायबिटीज़, आपने बात की कि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की बात, कैल्शियम की कमी, क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आपको इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि इससे जो एक्लेम्पसिया और प्री एक्लेम्पसिया की बात जो कर रही थी हाइपरटेंशन होकर, उसमें भी इसमें कटौती आएगी। इसी तरह से अगर दूसरा हम कारण देखें तो इन्फेक्शंस का है, और जब इन्फेक्शन की बात करते हैं तो न्यूबॉर्न सेप्सिस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जहाँ डिलीवरी करवा रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशन की बात क्यों करते हैं कि आपको एक साफ जगह पर उसका होगा, डिलीवरी होगी तो इन्फेक्शन चांसेस कम है। कोड जो कट करते हैं उस पर कुछ भी अप्लाई करने की आपको, इट नीड्स टू बी केप्ट क्लीन, नथिंग इज़ टू बी अप्लाइड, क्योंकि जो इन्फेक्शन आपका जाता है पॉसिबिलिटी उसकी यही रहती है कि वहाँ से या तो स्किन से इन्फेक्शन जाएगा या सबसे इंपॉर्टेंट आपका माध्यम होता है कोड के माध्यम से जाने में। और तीसरा जो एस्फिक्सिया की बात की, तो एस्फिक्सिया की जो 20% जो बच्चे हैं उनसे डेथ होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो इंट्रापार्टम जो हमारी है, जो डिलीवरी के टाइम जो केयर है, उससे लगभग आप 40% जो बच्चे हैं जिनकी डेथ होती है वो उस समय आप उनको बचा सकते हैं अगर आपकी इंट्रापार्टम केयर या इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है। ऐसे लगभग 45 से 46% जो मैटरनल डेथ्स होती हैं उनको आप इंट्रापार्टम केयर के थ्रू या हॉस्पिटल में डिलीवरी के समय आप उनको बचा, क्योंकि वो और एक ट्रेंड एक पर्सन है, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट है, वो अगर उसकी डिलीवरी करती है। लेकिन प्रिवेंशन के लिए मैटरनल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें खान पान, आपने सारी बातें बताई कि ANC कैसा होगा, उसके अंदर चाहे वो 100 टैबलेट्स IFA की देने की बात हो, चाहे तो TT इंजेक्शन देने की बात हो, उसके बाद BP देखने की बात होती है, हीमोग्लोबिन देखना, चेक करना, क्योंकि एनीमिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन ये सब सुविधाएं जो आपने बताया, मैं बता रहा हूँ, ये सब हमारी सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो सब सेंटर से लेकर और ऊपर तक, तो जाना जरूर है, सरकारी अस्पताल जाना है, वहाँ ये सब सुविधाएं मिलेंगी, सब सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध। जी, और साथ ही ज़रूरी ये भी है कि जो देखभाल है वो तब से शुरू की जाए जब से गर्भधारण होता है, और शायद उससे भी पहले जब किशोरावस्था की बात की जा रही है वहाँ से भी देखभाल की ज़रूरत होगी, ये विशेषज्ञ बता रहे हैं। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं माँ और शिशु मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ DD न्यूज पर।
हर दिन बदलती खबरें, हर पल बनती नई सुर्खियां, खबरों की रफ्तार के साथ हर दोपहर दुनिया की ताजा तस्वीर। दोपहर समाचार रोजाना 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्टालिटी, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं और चलते हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता के पास जयपुर। डॉक्टर अशोक, आपने हमें ये बताया कि कारण क्या होते हैं। यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो प्रयासों की बात हो रही है, इस स्थिति के हिसाब से जो वर्तमान स्थिति है, किस तरह के प्रयास करने होंगे और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? जिस तरीके के प्रयास हम लोगों ने यहाँ किए हैं, खास तौर से जैसा अभी बताया था कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, उसका नतीजा ये हुआ कि अब दूर दराज में भी कहीं पे भी डिलीवरी होती है और अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सब सेंटर या किसी भी और सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में अगर डिलीवरी हुई है और वहाँ से रेफरल कार्ड दे दिया जाए तो सारा उसको आना जाने का खर्चा, साथ में नवजात शिशु का अस्पताल में देखभाल का खर्चा और जांच का खर्चा, मतलब पूर्ण खर्चा सरकार वहन करती है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि अब ये कि बच्चे नवजात जब भी गंभीर होता है उसे तुरंत रेफर कर दिया जाता है और अभिभावक भी उसे तुरंत अस्पताल ले आते हैं और नतीजा ये है कि उसे जल्दी उपचार मिलने लगा है। बस ये जरूर हुआ है कि जब इस तरीके से जब बच्चे जल्दी रेफर होने लगे तो हमारे अस्पतालों में नवजात शिशुओं की जो देखभालों की शैय्याएं थी या बेड्स थे वो थोड़े कम पड़ने लगे, क्योंकि नंबर ऑफ बेबीज जो अब आज हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं वो पहले से कम से कम 3 से 4 गुना ज़्यादा हो गए हैं। और इसीलिए अब स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है कि हमारे सारे हॉस्पिटल्स में बहुत तेजी से न्यूबॉर्न बेड्स को बढ़ा रहे हैं। तो नतीजा ये कि हाँ, आज रेफरल सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हुआ है। दूसरा, जब रेफरल सपोर्ट स्ट्रांग होने के साथ साथ हमारा बेस ऑफ ट्रीटमेंट या प्लेस ऑफ ट्रीटमेंट में भी जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी सुधारी जा रही हैं। दूसरा ये कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर या जो प्राइमरी लेवल वर्कर है जो हेल्थ के हिसाब से बच्चों को देखेगा, उसको नवजात शिशु की प्राइमरी देखभाल के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरा ये है कि उनको गंभीरता के लक्षणों के बारे में समझाया जा रहा है। तो आपको लिए चलते हैं सीधा अब अपने सेगमेंट हेल्थ पहेली की ओर। सवाल था एपिसोड 588 का कि बुखार की स्थिति में इनमें से क्या करना उचित नहीं है। 3 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई जांच करवाना या फिर दवा लेना ठीक नहीं है बुखार की स्थिति में। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि गर्भवती महिला में इनमें से कौन सा लक्षण खतरे का संकेत हो सकता है। ऑप्शन ए, खून की कमी, ऑप्शन बी, रक्तस्राव, ऑप्शन सी, वजन में अचानक कमी या वृद्धि, या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। कौन बने हैं एपिसोड 588 के लगे विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर प्रतिमा से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे हमें मिली हैं। डॉक्टर प्रतिमा, इन करेक्ट एंट्रीज में से आज के 1 लकी विनर कौन है, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। रंजन यादव, डरबी रोड, नरसिंहपुर, सिलचर। इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राकेश कुमार आपको, माँ शिशु की अधिक मृत्यु दर का कारण क्या है? सुविधाओं की कमी या जानकारी का अभाव? वैसे तो जानकारी का अभाव सबसे महत्वपूर्ण है, उसी पे हमें जोर देना चाहिए। डॉक्टर प्रतिमा, गर्भधारण के दौरान जब गर्भावस्था का समय हो, नियमित जांच की आवश्यकता सिर्फ उन्हीं महिलाओं को होती है जो पहले से बीमार हो या उन्हें कोई समस्या हो? नहीं, सभी महिलाओं को है। डॉक्टर पॉल, प्रसव के समय खतरा सिर्फ माँ को होता है, बच्चे को नहीं? दोनों को होता है और बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर राकेश, फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण, स्पेशली जैसे कि एज एट मैरिज की मैं बात करना चाहूँगा। उसके बाद में फर्स्ट बर्थ की जो बात करना उसको कहना चाहूँगा कि कम से कम 2 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए। और
the spacing between the first and second child should not be less than 3 years. बिल्कुल यही बात आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर प्रतिमा मित्तल, किसमें ज्यादा खतरा होगा, कम उम्र में मां बनने से या अधिक उम्र में मां बनने से? कम उम्र और अधिक उम्र दोनों ही खतरनाक हैं, पर ज्यादा कम उम्र में। डॉक्टर पॉल, जन्म के समय वजन कम हो या समय से पहले पैदा हुआ हो शिशु, उसी को समस्या उत्पन्न हो सकती है? उसको तो हो ही सकती है, बाकी भी बच्चों को समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, हमें बहुत जागरूक रहना है। डॉक्टर राकेश, अगर तबीयत अचानक बिगड़ने लगे किसी महिला की, तो वो अस्पताल कैसे पहुंचेगी? उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन JSS के अंतर्गत ट्रांसपोर्टेशन की उपलब्धता है और ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाएं कि आधे घंटे के अंदर उसको वाहन, सरकारी वाहन है जिसको एम्बुलेंस कहते हैं, 108 कहते हैं, 102, 104, उसके माध्यम से अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है। डॉक्टर प्रतिमा, गर्भवती महिला में कौन से लक्षण चिंता का विषय हो सकता है? सबसे ज़्यादा खून की कमी, रक्तस्राव, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, इसके अलावा डिलीवरी के टाइम पे अगर जा रहे हैं और अधिक देर तक डिलीवरी नहीं प्रोग्रेस ठीक से कर रही है तो उनको हम देखेंगे। डॉक्टर पॉल, नवजात शिशु में खतरे को कैसे पहचानें? नवजात शिशु के खतरे के लक्षण हैं जो बच्चा पैदा होने पे देर से रो रहा है या नहीं रो रहा है, जिस बच्चे का वज़न कम है, जो बच्चा सांस तेज ले रहा है, सुस्त हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, पीलापन हो रहा है, ये सब मेन लक्षण हैं जिनके के बारे में हमें केयरफुल रहना है। डॉक्टर राकेश, टीकाकरण बीमारियों से बचाव तो करता है लेकिन जीवन की रक्षा नहीं करता। नहीं, निश्चित तौर पे आई थिंक बचाव करना, जो वैक्सीन की जो हम बात करते हैं वो बचाव के लिए ही उसका मुख्य कारण होता है, और ये प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी कि 7 टीके हम सही समय पर उन बच्चों को जरूर लगवाएं। जी डॉक्टर प्रतिमा, क्या माँ को भी टीकाकरण की ज़रूरत पड़ती है? जी हाँ, टेटनस का टीका सब माँओं को लगवाते हैं। डॉक्टर पॉल, कौन से टीके शिशु को लगवाने चाहिए, कहाँ से? टीकाकरण का जो आगाज़ है, शुरुआत होती है, वो घर में जाने से पहले डिलीवरी के बाद से शुरू हो जाती है, और उसी का जिक्र करता हूँ अभी। BCG का टीका है, पोलियो के ड्रॉप्स हैं, और हेपेटाइटिस B का टीका लगना है घर जाने से पहले। कहाँ से? अस्पताल से मिलेंगे, इसलिए अस्पताल में बच्चे को कम से कम 48 घंटे 2 दिन तक अस्पताल में ही रहना है, उससे पहले घर नहीं जाना है। एक एक वाक्य में अगर आप बात पूरी करें तो एक राउंड, आखिरी राउंड। डॉक्टर पॉल, आपसे शुरू करते हो, शिशुओं की मृत्यु दर कैसे कम होगी? शिशुओं की मृत्यु दर कम होगी, माँ की देखभाल, एडोलेसेंस में बच्चियों की देखभाल, और प्रसव के टाइम पे केयरफुल रहना, और उसके बाद में बच्चे का न्यूट्रिशन, और बचाव रखना है हमने डायरिया और निमोनिया से। डॉक्टर प्रतिमा, महिलाओं के लिए कौन से फोकस पॉइंट्स, कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा? जैसा पहले कहा, किशोरावस्था में ध्यान रखना, उसके अलावा प्रसव के समय, प्रेगनेंसी में ध्यान रखना, नियमित जांच कराना, प्रसव के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना, और उसके अलावा पोस्टनेटल पीरियड, हमने अभी बात नहीं करी कि प्रसव के बाद का समय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर राकेश कुमार, माँ शिशु की मृत्यु ना हो इसके लिए क्या तैयारी और प्रयास होंगे? समय बिल्कुल नहीं है, संक्षेप में क्या बताएं? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वाई ए मदर शुड डाई व्हेन शी गिव्स अस ए नोटिस ऑफ 9 months। हम सबको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम पहले प्रिवेंशन पे काम करें, और उसके बाद में अगर स्थिति ऐसी उत्पन्न होती तो वो सब सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, और सब सरकारी अस्पतालों में उन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर पॉल, डॉक्टर प्रतिमा मित्तल, डॉक्टर राकेश कुमार, और साथ से हमारे जयपुर से जुड़े हुए विशेषज्ञ थे डॉक्टर अशोक गुप्ता। आपको भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब आपसे इजाज़त लेते हैं, और जो बात निकल कर सामने आई है कि जीवन, एक एक जीवन बचाना है, इस मृत्यु दर को कम करना है, और इस प्रयास को जारी रखना है। अगले सप्ताह मैं और किरण लौटेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।